हेलो दोस्तों, तो हम जो है इसको मतलब जो हमारा आज का एग्ज़ाम था उसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए मतलब संभावित आंसर है, ये गूगल सर्च और इधर उधर से जो है कलेक्ट। एक बार में हम 50 क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। फिर दूसरे पार्ट में इसके 50 क्वेश्चन फिर करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, ये बताते हैं हमें शिलालेख कहाँ कहाँ पे वो मिले हैं राज्य में, ठीक है। तो इसमें देखिए हमारे जो सही है वो पहला और दूसरा हमारे यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। हम आंसर की बात करेंगे, एक्सप्लेनेशन इतना नहीं देखेंगे क्योंकि 100 क्वेश्चन है तो जल्दी जल्दी करने हैं। तो पहला दूसरा सही है। जोगढ़ जो है ये कहाँ पे मिला, उड़ीसा में। और कालसी जो है देहरादून उत्तराखंड में मिला हुआ है, ठीक है। तो हमारे दो स्टेटमेंट हमारी पहले क्वेश्चन की बिल्कुल ठीक है, मतलब दो, इसका बी सही हो जाएगा। दूसरे में क्या, दूसरे में भी सेम दो सही हैं, चंदेल और गुज्जर प्रतिहार जो नागभट्ट द्वितीय थे, ठीक है। बाकी जय शक्ति कौन से राजवंश के थे, तो चंदेल के। और भोज राजा थे वो परमार के, ठीक है। तो यहाँ पे भी दूसरा स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसके अलावा देखिए थर्ड स्टेटमेंट में मैंने जैसे कहा था कि नेगेटिव अगर बिल्कुल ही किसी चीज़ को नकार दें या किसी चीज़ को बिल्कुल ही मतलब एक्सट्रीम सिचुएशन हो तो वो गलत हो जाती है। यहाँ पे ये तीन स्टेटमेंट इसलिए बिल्कुल बिल्कुल गलत है, कोई संदर्भ नहीं था, असंगत बताया। और जो पॉजिटिव स्टेटमेंट है, वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों का को ज्ञात था, संगम साहित्य के बारे में पूछा था, ठीक है। उसके अलावा देखिए थर्ड क्वेश्चन, तो योग वशिष्ठ का निजामुद्दीन पानीपत द्वारा फारसी में अनुवाद किसके कार्यकाल में हुआ था, तो अकबर के कार्यकाल में। उसके अलावा देखिए जो फिफ्थ क्वेश्चन है, तो हैदराबाद में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा रामानुज की आसन मुद्रा में विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति का उद्घाटन किया गया था। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक रामानुज की शिक्षाओं को सही निरूपित करता है, मतलब सबसे सही निरूपित करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन भक्ति है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सोमनाथ मंदिर के बारे में है, तो ये जो है ज्योतिर्लिंग देव मंदिरों में से एक था, हाँ सही है। अलबरूनी ने इसका वर्णन किया था, बिल्कुल किया था। सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, ये जो है मतलब जो राष्ट्रपति थे उस समय के राजेंद्र प्रसाद, उनके द्वारा किया गया था। मैंने गूगल पे सर्च किया तो ये मुझे एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। देखिए 1951 में जो है गुजरात के वेरावल में सुप्रसिद्ध सोम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा स्वतंत्र भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के हाथ हुई थी, जबकि वहाँ पे ये सब प्रेजेंट थे, ठीक है। तो इसकी वजह से जो है हमारा थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाता है, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा तो केवल एक और दो, ए इसका सही हो जाएगा आंसर। उसके बाद देखिए सेवन्थ क्वेश्चन, तो बी कोशिका और टी कोशिका की भूमिका की यहाँ पे बात की गई है। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो क्या है हमारा, वे शरीर को रोगजनक द्वारा होने वाले रोगों से बचाते हैं। एट्थ क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पे जो है देखिए स्टेटमेंट वन में क्या कह रहे हैं, नैनो पार्टिकल मानव निर्मित होने के सिवाय प्रकृति में अस्तित्व में नहीं है, जबकि मानवों ने जो है नेचर में जो नैनो पार्टिकल थे उनको देख के इनकी प्रतिलिपि मतलब इनकी कॉपी बनाई थी, ठीक है। इसकी वजह से ये स्टेटमेंट वन गलत है, बाकी दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल यहाँ पे ठीक है। कुछ धात्विक ऑक्साइडों के सूक्ष्म कण कॉस्मेटिक के निर्माण में काम आते हैं, कुछ वाणिज्यिक उत्पादों के सूक्ष्म कण जो पर्यावरण में आ जाते हैं मनुष्य के लिए असुरक्षित होते हैं, है ना। इस टाइप की जो मतलब जिस स्टेटमेंट को डिसाइड नहीं कर पाते तो वो ज़्यादातर सही ही होती है ना, कि कुछ वहाँ पे असुरक्षित हो जाते हैं, हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे ना। तो इस टाइप से दूसरा और तीसरा ठीक है, मतलब आंसर डी इसका सही है, ठीक है। उसके बाद देखिए डीएनए के बारे में है, डीएनए बारकोडिंग किसका साधन हो सकता है, किसी पादप या प्राणी की आयु का आकलन करने के लिए, समान दिखने वाली प्रजातियों के बीच भिन्नता जानने के लिए, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों में अवांछित प्राणी या पादप सामग्री को पहचानने के लिए, ठीक है। तो जो नाइन्थ क्वेश्चन है इसका हमारा पहला और दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल यहाँ पे सही है और तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो रहा है प्रोसेस फूड का, ठीक है। उसके बाद देखिए अम्ल वर्षा आपको पता ही है, इन दोनों का मिश्रण होता है, तो उसकी वजह से ये बी यहाँ पे बिल्कुल सही है, बाकी सब गलत है। 11वां देखिए, तो जो 11वां है, उच्च मेघ मुख्यतः सौर विकिरण को परावर्तित कर भूपृष्ठ को ठंडा करती है, बिल्कुल सही है। भूपृष्ठ से उत्सर्जित होने वाली अवरक्त विकिरणों का निम्न मेघ में उच्च अवशोषण होता है। जो नीचे के मेघ होते हैं वो जो नीचे से रेज आएगी उसको उच्च अवशोषित करेंगे क्योंकि सबसे पहले वो पड़ते हैं, और इससे तापन प्रभाव होता है, इससे ही हमारी गर्मी जो है बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है, सी इसका आंसर है। 12वें का देखिए, जो 12वां क्वेश्चन है इसका हमारा उत्तर पश्चिमी केन्या में बीड़ी बीड़ी एक वृहद शरणार्थी बस्ती है, दक्षिणी सूडान। ये दोनों स्टेटमेंट से में से हमारा ये जो सी है हमारा ये बिल्कुल ठीक है, मतलब दोनों ये वाली नीचे वाली दोनों सही है, ऊपर वाली हमारी गलत है यहाँ पे स्टेटमेंट।
ठीक है। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। तो तुर्की राज्यों के संगठन के लिए 2 और 5 इसके जो है संगठन के सदस्य हैं, अजरबैजान और उज्बेकिस्तान। ठीक है, तो यहाँ पे सी हमारा सही हो जाएगा 13वें का। उसके बाद देखिए 14वां क्या है। गुजरात में भारत का विशालतम सौर पार्क है। केरल में पूर्णतः सौर शक्तिकृत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। गोवा में भारत की विशालतम तैरती हुई सौर प्रकाश वोल्टीय परियोजना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, बी स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, बाकी 2 गलत है। उसके बाद देखिए ये हम न्यूज़ में पढ़ते रहते हैं। जब हमने पढ़ा था ना एक बार ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, तो उसमें बताया था मैंने कि 12 मील तक हमारा समुद्री मील तक वो होता है, SEZ होता है ना। और उसके बाद हम जो मतलब 200 समुद्री मील तक हम वहाँ पे जो है ट्रैवल कर सकते हैं। मतलब जो हमारे वो होते हैं पानी में से जो खनिज वगैरह सर्च करते हैं वो 200 मील तक। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट आई हुई थी तीनों, तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही हैं समुद्री यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। निम्नलिखित कथनों में से कभी कभी समाचार में उल्लेखित सैकाकू द्वीप विवादों को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। तो इनमें से कौन सा जो है प्रतिबिंबित करता है, तो ये चीन और जापान के बीच पूर्वी चीन सागर में इन द्वीपों के विषय में समुद्री विवाद होता रहता है। ठीक है, उसके बाद देखिए 17वां जो है, इनसे हाल की ये घटनाएं हैं, तो कौन सा इनमें से सही है। तो आपको जैसा पता ही होगा, गिनी में सेना द्वारा संविधान और सरकार का निलंबन हुआ था, और ट्यूनीशिया में राष्ट्रपति द्वारा संसद का निलंबन हुआ था। तो ये 2 और 4 हमारे यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, मतलब इसका बी आंसर बिल्कुल ठीक है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्षेत्र और देश, तो इसमें से सिर्फ एक ही स्टेटमेंट ठीक है, अम्हारा जो है वो कौन से देश में, इथियोपिया में। बाकी तीनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे गलत है। फिर भी इसको एक बार जो है क्रॉस चेक कर लेना, क्योंकि मैंने वैसे कर लिया मैंने गूगल पे क्रॉस चेक, पर अम्हारा जो है इथियोपिया ये बिल्कुल ठीक है। बाकी तीनों में मतलब फाउंड किया मैंने, मिला नहीं, तो ये इसका एक ही स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। ठीक है, उसके बाद देखिए 19वां, तो 19वां जो है वन्य जीव संरक्षण के बारे में भारतीय विधियों के निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वन्य जीव जो है एकमात्र सरकार की संपत्ति है। ठीक है, जब किसी वन्य जीव को संरक्षित घोषित कर दिया जाता है तो वह जीव चाहे संरक्षित क्षेत्र में हो उससे बाहर समान संरक्षण का हकदार है। ये भी बिल्कुल ठीक है। किसी संरक्षित वन्यजीव के मानव जीवन के खतरा बन जाने की आशंका में उस जीव को मार दिया जाने का पर्याप्त आधार होता है। ठीक है, मतलब किसी ने आप पे अटैक कर दिया तो उसको मार देते हैं जैसे, तो ये उस टाइप से मतलब हमला करने पे मार सकते हैं, पर ये कह रहा है कि हमें मान लीजिए शेर की आशंका की किसी भी इंसान को मार सकते हैं, तो ये थोड़ी हम उसे मार देंगे। ठीक है, तो ये थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, ए इसका आंसर है 19वें का। 20वां जो है, निम्नलिखित में से किस एक जीव की कुछ प्रजाति कवकों के कृषकों के रूप में मानी जाती है। तो ये जो है चींटी इसका आंसर है, ए इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, 21वां देखिए, भारत में निम्नलिखित में से एक उन फैक्ट्री में जिनमें कामगार औद्योगिक विवादों समापन और छटनी और कामबंदी के विषय में सूचनाओं को संकलित करता है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, श्रम ब्यूरो। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है, सी इसका आंसर है। ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए 22वां, CCO जो कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन है उसकी क्या भूमिका है। CCO भारत सरकार में कोयला सांख्यिकी का प्रमुख स्रोत है। यह बुद्ध कोयला लिग्नाइट खंड के विकास की प्रगति का मॉनिटर करता है। यह कोयला युक्त क्षेत्रों के अधिग्रहण के संबंध में सरकार की अधिसूचना के प्रति किसी आपत्ति का अनुश्रवण करता है। यह सुनिश्चित करता है कि कोयला खनन कंपनियां विहित समय में अंतिम उपभोक्ताओं को कोयला वितरण करें। ठीक है, तो इसकी जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो कौन सी है, पहली और दूसरी स्टेटमेंट बिल्कुल यहाँ पे सही है, और थर्ड और फोर्थ गलत है। उसके बाद देखिए 23वां क्या है। 23वां है, यदि किसी विशिष्ट क्षेत्र को भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के अधीन लाया जाए तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा इसके परिणाम को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करेगा। ठीक है, इससे उस क्षेत्र में एक स्थानीय स्वशासी निकाय का सृजन होगा। बी स्टेटमेंट इसका बिल्कुल ठीक है। उसके बाद देखिए, भारत स्वच्छता गठबंधन धारणीय स्वच्छता संवर्धित करने वाले प्लेटफॉर्म है और भारत तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इसका वित्त पोषण होता है। राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान भारत सरकार में आवाजाही और शहरी कार्य मंत्रालय का शीर्षक निकाय है। यह शहरी भारत की चुनौतियों का समाधान करने नव प्रवर्तक हल उपलब्ध कराता है। तो इसमें से कौन सा सही है, तो इसकी दोनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे गलत है। ठीक है, उसके बाद देखिए 25वां, तो 25वां जो है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन गठित किया गया था। ठीक है, तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है हमारा केंद्रीय भूजल प्राधिकरण।
उसके बाद देखिए संयुक्त राष्ट्र प्रत्यय समिति के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। यह संयुक्त यूएन सुरक्षा परिषद द्वारा स्थापित समिति है और इसके पर्यवेक्षण अधीन इसके कार्य करते हैं। गलत है। पारंपरिक रूप से प्रतिवर्ष मार्च, जून और सितंबर में इसकी बैठक होती है, ये भी गलत है। थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे हमारी बिल्कुल ठीक है। यह महासभा को अनुमोदन हेतु रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पूर्व सभी यूएन सदस्यों के प्रत्यक्ष प्रत्ययों का आकलन करती है। ठीक है, इसका जो ए है वो है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, ध्रुवीय कोड का सर्वोत्तम वर्णन इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करती है? तो ए इसका सही है। ध्रुवीय जलराशियों में परिचालन कर रहे जहाज़ों के लिए यह सुरक्षा का अंतर्राष्ट्रीय कोड है। उसके बाद देखिए 28वां, देखिए संयुक्त राष्ट्र महासभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें जो है तीनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। यूएन महासभा गैर सदस्य राज्यों को प्रेक्षक स्थिति प्रदान करती है। अंतर सरकारी संगठन यूएन महासभा में प्रेक्षक स्थिति पाने का प्रयत्न कर सकते हैं। यूएन महासभा में स्थायी प्रेक्षक यूएन मुख्यालय में मिशन बनाए रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए 29 क्वेश्चन का क्या आंसर है? तो इसका जो है चाय बोर्ड, इसके संबंध में कथनों पर विचार करना है। चाय बोर्ड सांविधिक निकाय है, सही है। उसके अलावा इस बोर्ड के दुबई और मास्को में विदेशी कार्यालय हैं, ये दोनों सही है। मतलब इसका डी क्या है? सही आंसर है। ठीक है, उसके बाद 30वां देखिए, निम्नलिखित में से जो ग्रीन वॉशिंग शब्द है इसका सर्वोत्तम वर्णन क्या होगा? तो ये जो है मिथ्या रूप से यह प्रभाव व्यक्त करना कि कंपनी के उत्पाद पारिस्थितिकी अनुकूली और पर्यावरण रूप से उपयुक्त है, ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, उसके बाद देखिए 31वां देखिए, यूएस फेडरल रिजर्व के सख्त मुद्रा नीति पूंजी पलायन की ओर से ले जा सकती है। ठीक है, उसके अलावा पूंजी पलायन वर्तमान विदेशी वाणिज्यिक ऋण ग्रहण वाली फर्मों की ब्याज लागत को बढ़ा सकता है, ये ठीक है। ठीक है, पहले वाला यहाँ पे गलत है। घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन ईसीबी से संबंध मुद्रा जोखिम को घटाता है, ये भी सही है। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर 31वें का वो क्या है? बी। उसके बाद देखिए 32वां देखिए, जो 32वां है, आंध्र प्रदेश निम्नलिखित राज्यों पर विचार करना है। उपयुक्त में से कौन सा चाय उत्पादक देश है? देश नहीं, सॉरी, राज्य कौन से? तो इसमें से सभी में होता है, किसको छोड़ के? आंध्र प्रदेश को छोड़ के। आंध्र प्रदेश में चाय का प्रोडक्शन नहीं होता, बाकी सब जगह होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए 33 क्वेश्चन क्या है, भारत में जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत में साख क्षमता निर्माण एजेंसी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित होती है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। आईसीआर नाम से जाने जाने वाली क्षमता निर्धारण एजेंसी एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, ये सही है। ब्रिक वर्क रेटिंग एक भारतीय साख क्षमता निर्धारण एजेंसी है, ये भी ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? बी। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, बैंक बोर्ड ब्यूरो, इसके बारे में कथन बताया गया। तो आरबीआई का गवर्नर इसका चेयरमैन होता है, तो ये यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है? ठीक है, बिल्कुल सॉरी, ये यहाँ पे स्टेटमेंट गलत है, बाकी दोनों स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखिए 35 का, परिवर्तनीय बॉन्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इससे ऊपर वाले के मतलब जो आंसर था हमारा वो ये बी था। ठीक है, इसका ऊपर वाले का बी आंसर था। उसके अलावा देखिए इसका क्या है, चूंकि बॉन्ड को इक्विटी के लिए बदलने के लिए विकल्प है, परिवर्तनीय बॉन्ड अपेक्षाकृत कम ब्याज दर का भुगतान करते हैं। स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। इक्विटी के लिए बदलने का विकल्प बॉन्ड धारक को बढ़ती हुई उपभोक्ता कीमतों से सहलगनता की मात्रा प्रदान करता है, ये भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे हमारी क्या है? बिल्कुल ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 36वां क्वेश्चन, तो एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक, तो इनमें से बताना भारत किस में उपयुक्त में से किसका सदस्य है? तो भारत इन तीनों का यहाँ पे सदस्य है। ठीक है, हाल के वर्षों में जो है वियतनाम विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। वियतनाम का नेतृत्व बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली के द्वारा होता है। वियतनाम का आर्थिक विकास विश्वव्यापी पूर्ति श्रृंखलाओं के साथ इसकी एकीकृत और निर्यात पर मुख्य ध्यान होने से जुड़ा है। उसके अलावा लंबे समय से वियतनाम जो है, वियतनाम की निम्न श्रम लागतों और स्थिर विनियम दरों ने वैश्विक निर्माताओं को आकर्षित किया है। तो ये यहाँ पे स्टेटमेंट गलत हो जाती है। ठीक है, एक सेकंड, सॉरी, ये गलत नहीं होती है, यहाँ पे सही हो जाती है। इसका जो सही आंसर है वो क्या हमारा? सी है। 1, 3 और 4 हमारी स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। ठीक है, 1, 3 और 4, बाकी ये दोनों हमारी यहाँ पे
गलत हो रही है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा 38 क्वेश्चन। भारत में निम्नलिखित कौन मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर कीमत स्थिरता बनाए रखता है? तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो बिल्कुल सही टिक कर रखा है इन्होंने, आरबीआई, ठीक है। उसके बाद देखिए 39 जो नॉन फंजिबल टोकर्स होते हैं एनएफटी, उनके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे भौतिक परिसंपत्तियों के अंकीय निरूप को सुकर बनाते हैं। वे अन्य क्रिप्टो करेंसी टोकन्स में जो किसी प्रकार के जो ब्लॉकचेन उसमें विद्यमान है उनका तुल्यता पर व्यापार या विनियमन किया जा सकता है और इसलिए उनका वाणिज्यिक लेन देन के माध्यम से रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, मतलब इसका आंसर क्या है, डी, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला जलाशय और राज्य। उसके अलावा देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो इसमें से ये बताना था जलाशय कौन से राज्य में है। तो इसमें से सिर्फ एक ही स्टेटमेंट ठीक है, वो है गांधी सागर कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद देखिए 41 क्वेश्चन क्या है, तो 41 में क्या पूछा गया है, भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित और जो हस्तांतरित थे उनके विषयों में कौन से मतलब किस में बांटे गए थे। तो इसमें जो है स्थानीय स्वशासन को उसमें नहीं, मतलब विषय में आरक्षित विषय में नहीं लाया गया था, ठीक है। बाकी तीनों यहाँ पे सही है, तो 1, 3, 4। उसके बाद देखिए 42 मध्यकालीन भारत में शब्द फणम किससे को निर्देशित करता है, तो ये निर्देशित करता है सिक्कों को। उसके अलावा निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों पर जो है उपयुक्त में से कौन गदर पार्टी के सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे। तो इसका जो सही आंसर है वो केवल 3, रास बिहारी बोस। उसके बाद देखिए 44 क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों में इन पे विचार करना है। तो यहाँ पे हमारे दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल गलत है, ठीक है। उसकी वजह से डी हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। 44 के बाद देखिए 45 क्या है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में मूल ग्रंथों पर विचार करना है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा जैन ग्रंथ का है, तो इसका जो 2 और 4 है ये दोनों जैन ग्रंथ के, मतलब 20 का करेक्ट आंसर है, ठीक है। उसके बाद देखिए 46 देखिए युग्मों पर विचार करना है, ऐतिहासिक व्यक्ति किस रूप में जाने गए, ठीक है। इसमें से कौन सा सही सुमेलित है, तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, केवल 2 युग्म इसमें से सही है। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसमें से कौन सा एक युग्म जो है वो गलत मैच हो रखा है। 47 देखिए, तो भारत इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसमें से सही स्टेटमेंट बताना है। तो इसमें से जो सही स्टेटमेंट है वो है ये सेकंड स्टेटमेंट, अलाउद्दीन खिलजी के राज्यकाल में एक मंगोल आक्रमण दिल्ली तक आ पहुंचा और उस शहर पर घेर डाल लिया। तो इसका बी आंसर बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए 48 भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कुल्हा दारन कहलाते थे, कौन थे, तो सैयद थे वो, ठीक है। उसके बाद देखिए 49 भारतीय इतिहास के संदर्भ में कथनों पर विचार डालिए। तो इसकी जो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, ठीक है। इसकी वजह से जो इसका 49 का आंसर है वो है 2 और 3। जो अल्फांसो द अल्बुकर्क थे, इन्होंने विजय सल्तनत गोवा को छीन कर दी और ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ली जमीन के एक प्लॉट पर फैक्ट्री स्थापित की, ठीक है। सीधा जो है ये जो हमारा स्पेक्ट्रम है उसी से क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद देखिए 50वां जो है, तो यहाँ पे कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे हमारी बिल्कुल ठीक है, तो यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका थोड़ी देर में बचे हुए 50 क्वेश्चन है उसको भी मैं अपलोड कर देता हूँ। बाकी आप इनको जो 1-2 क्वेश्चन क्रॉस चेक में है उसको कर लीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए हैव अ गुड डे।